हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। यहाँ पे बात करेंगे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की। इससे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग की। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। तो बात करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं कि जब भी यूज़र्स को डिसीजन मेकिंग करनी होती है तो उनको क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की नॉलेज होना भी ज़रूरी है ताकि वो बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें। जिसमें फर्स्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स आती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितने भी अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शन की गई है ना, उन सभी फैक्ट को हम वेरीफाई कर सकें तो उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, जैसे कैश मेमो, परचेज इनवॉइसेस, सेल इनवॉइसेस, कॉरस्पॉन्डेंस एग्रीमेंट्स, प्रॉपर्टी डीड और ऐसे ही अदर सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। क्योंकि जब अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई है तो उन ट्रांजैक्शन के कॉरस्पॉन्डेंस अगर उनके एविडेंस पड़े हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट पड़े हैं, तो हम उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर कैश इतनी है तो कैश मेमोज में कितनी है, तो वो मैच करके चेक कर सकते हैं। सेल्स के रिगार्डिंग सेल्स इनवॉइसेस, परचेज के रिगार्डिंग परचेज इनवॉइसेस की हम चेक करके तो उसमें वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि क्या जो अकाउंट्स के अंदर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी गई है क्या वो सच में एक्चुअल में है या नहीं है। तो उसको हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं जो सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी हेल्प से। क्योंकि जब ट्रांजैक्शन की हम वेरिफिकेशन कर पाते हैं तो उससे क्या होता है कि उसकी सच्चाई पता चल जाती है कि अगर ये सेल इतने की दिखाई गई है तो क्या सेल्स इनवॉइसेस में उतनी है हमारे पास। अगर परचेज इतने दिखाया गया बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर तो क्या परचेज इनवॉइसेस में इतना दिखाया गया है। तो वो सारी वेरिफिकेशन करने के बाद जो विश्वास योग्यता जो होते हैं रिकॉर्ड वो बन जाते हैं कि जो यूज़र होता है वो विश्वास कर सकता है कि हाँ जो यहाँ पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किए बिल्कुल ही ये सही तरीके से रिकॉर्ड किए गए, इनमें किसी भी तरीके की जो गड़बड़ घोटाला नहीं है। तो जिससे जो पोजीशन होती है ना बिजनेस की, वो ट्रू पोजीशन पता लगा पाते हैं जो यूज़र होते हैं। अगर मान लेते हैं कि सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, अगर सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तो जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दी गई है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से और बैलेंस शीट से जो हमें प्रॉफिट और जो लॉस जो फाइनेंशियल पोजीशन पता की गई है तो उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके पता चलता है कि नेट प्रॉफिट कितना कमाया गया एक साल के दौरान और नेट लॉस कितना सफ़र किया गया एक साल के दौरान। वहीं बैलेंस शीट की हेल्प से पता चलता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बिजनेस की, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में एक तरफ तो असेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, वहीं दूसरी तरफ कैपिटल और लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। तो जब सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होंगे तो हम वेरिफिकेशन भी नहीं कर पाएंगे अकाउंट्स की। तो जब वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे विश्वास कर ले कि जो हमारे सामने रिजल्ट्स दिए गए हैं अकाउंटिंग के, जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही है या फिर गलत है, तो हम उसमें विश्वास है जो नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी एक बात आती है कि कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो रिलायबल रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रिलायबल नहीं होते। क्योंकि जो हम फिक्स्ड असेट्स परचेज करके लेके आते हैं हम जानते हैं कि उसमें हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहते हैं कि अगर मैंने आज एक मशीन 1 करोड़ की खरीदी है, अगर मैं उस मशीन का इस्तेमाल 10 सालों तक करूंगी तो मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 10 साल तक उस मशीन की कॉस्ट है जो 1 करोड़ ही दिखानी है। तो ये कहता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो जब मैं इसको वेरीफाई कर पाऊंगी ना तो मेरे को जो प्रॉपर्टी डीड है आसानी से मुझे प्रॉपर्टी डीड से पता चल जाएगा कि हाँ जो ये मेरे पास फिक्स्ड असेट्स की वैल्यू दिखाई गई है ये प्रॉपर्टी डीड में भी उतनी ही वैल्यू दिखाई गई, तो मैं आसानी से उसको वेरीफाई कर सकती हूँ और वो रिलायबिलिटी है जो हम कर सकते हैं। लेकिन ये हर एक केस में हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि कुछ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऐसी होती है अकाउंटिंग के अंदर जो एग्जैक्ट साइंस है जो नहीं होती।
जैसे एग्जांपल के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना फिक्स्ड असेट के ऊपर, कि जो अब मैं अकाउंटेंट, एग्जांपल के लिए मैं अकाउंटेंट हूँ, एक मशीन की मुझे लाइफ लगती है कि वो 10 साल तक यूज़ हो सकती है। एक अनदर अकाउंटेंट है, वो कहते हैं कि नहीं, इस मशीन की जो लाइफ है वो 15 साल हो सकती है। तो मेरे हिसाब से मशीन की लाइफ 10 साल हो सकती है, दूसरे अकाउंटेंट के हिसाब से उस मशीन की लाइफ 15 साल हो सकती है। तो यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो उनमें भी क्या आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। किस कारण से डिफरेंस आया? पर्सनल जजमेंट के हिसाब से। मेरी पर्सनल जजमेंट कहती है कि एक मशीन 10 साल तक इस्तेमाल हो सकती है, आपकी जजमेंट कहते हैं कि ये मशीन 15 साल तक इस्तेमाल हो सकती है। तो मेरी पर्सनल जजमेंट और आपकी पर्सनल जजमेंट डिफरेंस हो गया। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा तो उसमें भी क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो जो रिजल्ट्स मिलेंगे फिर मुझे अकाउंटिंग से वो भी क्या आ जाएंगे, डाउटफुल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं दे सकती इसके रिगार्डिंग, जिस कारण से आप वेरीफाई नहीं कर सकते और जिस कारण से आप रिलायबिलिटी है जो वो नहीं मेज़र कर सकते। ऐसे ही पर्सनल जजमेंट यूज़ की जाती है जब हम वैल्यूएशन करते हैं स्टॉक का, और ऐसे जब प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है डाउटफुल डेट का। क्योंकि डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है कि डाउट रहता है कि जो डेट है ना वो टोटल हमें रिकवर नहीं होने वाले। मुझे डाउट है कि 10% है जो रिकवर नहीं होगा, अनदर अकाउंटेंट को डाउट है कि 15% रिकवर नहीं होगा। तो जो डाउटफुल डेट की परसेंटेज होगी 10%, 15%, 12%, तो ये भी तो पर्सनल जजमेंट के ऊपर बेस्ड रहती है। तो यहाँ पे भी तो कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं रहता। तो जहाँ पे पर्सनल जजमेंट का इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग के अंदर, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है, और जो रिलायबिलिटी है वो है जो नहीं रह पाती अकाउंट के अंदर, जिस कारण से जो रिजल्ट्स मिलते हैं अकाउंटिंग से वो भी रिलायबल नहीं रहते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब क्या होता है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है, यानी कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त हुई ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो किसके हिसाब से प्राप्त हुई है कि एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो क्या वो रिलेवेंट है। रिलेवेंट कैसे? एंटरप्राइज के ऑब्जेक्ट के रिलेटिव ही मैंने क्या क्या इंफॉर्मेशन प्राप्त की है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से, जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कहलाती है। लेकिन हम जानते हैं कि कुछ अननेसेसरी, कुछ इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके जो मैनेजमेंट होती है वो डिसीजन मेकिंग करती है, इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग करते हैं, क्रेडिटर जो अदर यूज़र होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जिन्हें ज़रूरत पड़ती है तो वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करके डिसीजन मेकिंग करते हैं। उन्हें क्या चाहिए होती है, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। एग्जाम्पल के लिए कि जो रेट ऑफ डिविडेंड है कंपनी द्वारा कितनी पे की गई प्रीवियस ईयर में, तो डिविडेंड को कौन जानना चाहेगा, इन्वेस्टर जानना चाहेगा, क्योंकि जब भी एक पर्सन इन्वेस्ट करता है तो वो उसके बदले क्या करते हैं, डिविडेंड लेता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए कि लास्ट ईयर कितना डिविडेंड पे किया गया, तो इन्वेस्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कौन सी है, डिविडेंड के रिगार्डिंग प्राप्त करना। क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है जब वो चेक करेगा कि लास्ट ईयर कितना डिविडेंड पे किया गया था तो उस बेस पे वो एस्टिमेशन कर लेगा कि उसको फ्यूचर में कितना डिविडेंड मिल सकता है, क्योंकि ये क्या उसका रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है। ऐसे ही जब रिपोर्टिंग की जाती है बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स की, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट जो डेटर की वो रिलेवेंट रहती है, ना कि कितने नंबर ऑफ डेटर्स हैं। तो यहाँ पे अकाउंटेंट को दिक्कत आती है चूज़ करने में रिलेवेंट डाटा को, क्योंकि बहुत सारा डाटा होता है, उसमें से देखा जाता है कि जो डिफरेंट यूज़र्स हैं उनकी जो डिफरेंट नीड है, उन डिफरेंट यूज़र की डिफरेंट नीड को पूरा करने के लिए रिलेवेंट डाटा उन्हें प्रोवाइड करवाना। जैसे एग्जांपल के लिए कि जो इंफॉर्मेशन चाहिए बैंकर को वो इन्वेस्टर को नहीं चाहिए, तो यहाँ पे फिर अकाउंटेंट क्या करते हैं, पूरे तरीके से स्टडी करते हैं और देखते हैं कि जो वेरियस यूज़र हैं उनकी ज़रूरत क्या है, उसकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें इंफॉर्मेशन जब देते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। इसके अलावा यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि
कि किसकी नीड को प्रायोरिटी दी जाए, यानी कि सबसे पहले किस यूज़र की ज़रूरत का जो पूरा किया जाए, तो उसके रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सी जो प्रोवाइड करवाई जाए। तो प्रायोरिटी किसकी नीड को देनी है, तो यहाँ पे अकाउंटेंट को ये भी चूज़ करने में दिक्कत आ जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन जो प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग होती हैं वो किसके रिलेवेंट है, क्रेडिटर्स के। कोई क्रेडिटर्स जानना चाहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या है बिजनेस की, लेकिन अगर ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दी जाती है तो उससे शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो हार्मफुल हो जाएगा, क्योंकि कंपटीटर को क्या मिल जाएगा, क्ल्यू मिल जाएगा इसके बारे में कि कितना शेयर होल्डर को दिया जा रहा है। तो शेयर होल्डर का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जानी चाहिए। इस तरीके से है जो फिर एक अकाउंटेंट अपनी इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग वो प्रोवाइड करवाता है यूज़र्स को। तो जब डिसीजन मेकिंग की जाती है अकाउंटेंट द्वारा, तो वो एक चीज़ को ध्यान में रखता है कि जो उसने नीड पूरी करनी है ना अपने यूज़र की, तो वो नीड को पूरी करते समय ट्रुथ, जस्टिस और फेयरनेस को फॉलो करे। वो किसी भी तरीके से मैनिपुलेशन है जो ना करे, जो ट्रू है उसी इंफॉर्मेशन को वो अवेलेबल करवाए अपने यूज़र के लिए, ताकि वो आगे फर्दर डिसीजन मेकिंग कर पाए। नेक्स्ट आती है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए बिल्कुल सिंपल और लॉजिकल मैनर से, ताकि वो आसानी से समझ में आ सके जो उसके यूज़र हैं, जैसे इन्वेस्टर, लेंडर, एम्प्लॉय एटसेट्रा। इन सब को आसानी से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए, इस तरीके से जो प्रेजेंट करनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन। तो जो पर्सन जिसे अकाउंटिंग के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जिसे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में नॉलेज नहीं है, वो पर्सन भी उसको बिना किसी दिक्कत के आसानी से समझ पाए, इतनी आसानी से, इतनी सिंपल तरीके से जो वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं वो यूज़ करने चाहिए, ताकि एक्सप्लेन किया जा सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन को। जो जनरल टॉपिक होते हैं जिसमें एक्सप्लेनेटरी नोट शामिल किए जाते हैं, उसमें आता है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। तो किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया इसके बारे में एक्सप्लेनेटरी नोट के अंदर बताना चाहिए कि क्या डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन मेथड से है या फिर स्ट्रेट डाउन मेथड से है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, की इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे किया गया, क्या कॉस्ट प्राइस पे किया गया या मार्केट प्राइस पे किया गया। डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। कॉन्टीजेंट लायबिलिटी एक ऐसी लायबिलिटी होती है जो अराइज हो भी सकती है और अराइज नहीं भी हो सकती। जैसे एग्जांपल के लिए कि कोर्ट केस है कंपनी के ऊपर, तो हो सकता है कोर्ट केस हार जाए कंपनी या फिर जीत जाए। अगर कोर्ट केस हार गई तो पैसा देना पड़ेगा, अगर जीत गई तो देना नहीं पड़ेगा। तो जो कॉन्टीजेंट लायबिलिटी इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेटरी नोट के अंदर देनी चाहिए, ताकि जो यूज़र है उसे पता चल जाए हर एक चीज़ के बारे में कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में एक्सप्लेनेटरी नोट में जो प्राप्त इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऐसे ही जो एक्सप्लेनेशन रिजर्व्स के बारे में, कमेंट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन एंड लॉसेज, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन होते हैं, जो लॉसेज होते हैं, और डिस्क्लोज करना जो इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद में हुए हैं उन सबको एक्सप्लेनेटरी नोट में जो बता देना चाहिए, ताकि फुल इंफॉर्मेशन है जो यूज़र को प्राप्त हो जाए और वो आसानी से जो समझ सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। नेक्स्ट आते हैं कंपेरेबिलिटी। कंपेरिजन मतलब कि 2 ईयर का डाटा कंपैरिजन करना, या फिर हम अपने बिजनेस का कंपैरिजन कर रहे हैं अनदर सिमिलर टाइप के बिजनेस के साथ। जैसे मेरा कपड़े का बिजनेस है और मैं अनदर बिजनेस जो कि कपड़े का, उसके साथ अपने बिजनेस की कंपैरिजन करके जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसको मैं मेज़र कर पाऊँ। तो कंपैरिजन हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कैसे कर सकते हैं कि जो प्रीवियस ईयर का फिगर है और जो करंट ईयर का फिगर है, उन दोनों को हम कंपैरिजन करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारी करंट परफॉर्मेंस कैसी है एज़ कंपेयर टू पास्ट परफॉर्मेंस। ऐसे ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई है इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो प्रॉफिटेबिलिटी जो फाइनेंशियल पोजीशन है ना कंसर्न की, हम उसे कंपैरिजन कर पाएँ अनदर कंसर्न जो सिमिलर टाइप की है। एक तो मैंने कंपैरिजन किया अपने बिजनेस के अंदर,
करंट ईयर के डाटा का पास्ट ईयर के डाटा के साथ। अब मैं अपने बिजनेस का कंपैरिजन कर रही हूँ दूसरे बिजनेस के साथ जो सिमिलर टाइप का है, क्योंकि जब हम अपने बिजनेस की कंपैरिजन दूसरे बिजनेस के साथ करेंगे तो वहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट पता चल जाएंगे कि हमारी बिजनेस एंटिटी में कौन सा प्लस पॉइंट है और कौन सा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मैं अपने बिजनेस की कंपैरिजन दूसरे बिजनेस के साथ तभी कर पाऊंगी जब इन दोनों बिजनेस के अंदर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ किए जाते हैं साल दर साल वो सेम हो। जो मैंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो किए वही अनदर बिजनेस ने भी फॉलो किए हैं, तभी कंपैरिजन है जो पॉसिबल हो पाएगा। अगर मान लो कि मैंने इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को इस्तेमाल किया है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती कि हर साल मैं मेथड है जो डेप्रिसिएशन का चेंज कर रही हूँ, कभी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगा दिया, कभी स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे जो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मेथड है उसमें भी मैं कंसिस्टेंसी रखूँगी ईयर टू ईयर। मैं हर साल उस मेथड ऑफ वैल्यूएशन और स्टॉक को चेंज नहीं करूँगी। चेंज मैं सिर्फ तब कर सकती हूँ अगर मुझे लगता है ना कि मैं बेटर तरीके से अपने बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको डिपिक्ट कर सकती हूँ। चेंज सिर्फ मैं तब कर पाऊँगी, अननेसेसरी तरीके से मैं चेंज नहीं कर पाऊँगी कि मैं हर साल जो मेथड डेप्रिसिएशन के वो चेंज कर रही हूँ, हर साल जो वैल्यूएशन स्टॉक में चेंज कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं करना। कंसिस्टेंसी रखनी है। जो भी मैं मेथड यूज़ कर रही हूँ वो ईयर टू ईयर मुझे सेम मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। अगर लगता है कि चेंजेस करके हम बढ़िया तरीके से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग कर सकते हैं तब चेंजेस कर लिए जाएंगे। लेकिन जो चेंजेस किया गया है उस चेंजेस का नेचर और उसका इफ़ेक्ट दोनों ही फुट नोट के अंदर बताने पड़ेंगे यूज़र को, ताकि वो जस्टिफिकेशन कर सके, उसे अवेयरनेस हो सके कि कौन सा चेंजेस किया गया है और चेंजेस करने से उसका क्या अफेक्ट मिला है। नेक्स्ट आते हैं फेथफुल प्रेजेंटेशन। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके लिए ज़रूरी है कि वो ट्रू और फेयर व्यू है जो प्रॉफिटेबिलिटी का और जो फाइनेंशियल पोजीशन का, कैश फ्लो का, वो बताई। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलता है कि कितना प्रॉफिट है, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है और कैश फ्लो क्या है अपनी एंटरप्राइज का। तो जब प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाएगा तो जो रिजल्ट्स आएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो भी ट्रू और फेयर आएंगे, जिससे जो एंटरप्राइज है उसके ऊपर लोगों का विश्वास है, जो यूज़र का जो विश्वास है जो बना रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, वो कंप्लीट होते हैं, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। इस नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे नया चैप्टर। ऐसी ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। अब वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।